हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट सेकंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट कवर अप कर चुके हैं जिसमें हमने रेजिस्टेंस तक पढ़ा हुआ है और आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, आपने इससे पहली वाली वीडियो में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया था। तो रेजिस्टेंस होता क्या है? किसी भी कंडक्टर में या किसी भी मटेरियल में जो करंट को अपोज करने की, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करने की जो पावर होती है, एबिलिटी होती है, उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट किसी चीज से फ्लो कर रहा है तो उस चीज को जो रोक रहा है, करंट फ्लो करने में जो चीज बाधा बन रही है, उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर से नोट कर देते हैं। इसका एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस होता है आर, ठीक है, वो आपका रो पर डिपेंड करता है, दैट इज रेसिस्टिविटी, लेंथ पर डिपेंड करता है और एरिया पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और साथ ही साथ टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। इन चार चीजों पर ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, राइट। देखिए, जो रो है, रेसिस्टिविटी, क्या है ये? रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी रो, या इसे स्मॉल पी भी लिख देते हैं, रो भी लिख देते हैं, ये एक मटेरियल की क्वालिटी या हम कह लें उसकी नेचर बता देता है। मतलब कि अगर कोई भी एक मटेरियल है, मान लो एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम के लिए जो रेसिस्टिविटी होगी वो पर्टिकुलर रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है लेकिन रेसिस्टिविटी चेंज नहीं हो सकती फॉर अ मटेरियल। ठीक है, तो किस टाइप का मटेरियल होगा इसका आइडिया हम लगा सकते हैं रेसिस्टिविटी की हेल्प से, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी भी मटेरियल की अगर रेसिस्टिविटी 10 की पावर -8 से लेकर 10 की पावर -6 तक है, ठीक है, तो वो एक गुड कंडक्टर होगा। क्या होगा? गुड कंडक्टर होगा। क्यों गुड कंडक्टर होगा? क्योंकि रेसिस्टिविटी क्या है, ये तुम्हें बता रहा है कि कितना कम, मतलब रेसिस्टिविटी की पावर का मतलब है कि कितना रेजिस्टेंस लग रहा है। और अगर माइनस में है पावर, दैट मीन्स कि ये जो रेसिस्टिविटी है, दैट मीन्स उसकी वजह से जो लगने वाला रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है फॉर द मटेरियल, राइट। लेकिन रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर एक मटेरियल है, मान लो आपके पास एल्यूमिनियम का ही, और उसकी लेंथ आपको दे रखी है 1 मीटर की, और क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दे रखा है मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है, और हमें इसी केस में रेजिस्टेंस दे दिया 10 ओम, हम मान लेते हैं 10 ओम का दिया हुआ है, राइट। अब आपसे केस सेकंड बोल दिया, ये देखो एल्यूमिनियम का ही है, आपसे केस सेकंड बोलिया कि एल्यूमिनियम ही है लेकिन इसकी लेंथ अब हो गई है 2 मीटर, राइट, और उसका एरिया चेंज नहीं है, उतना ही है। तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इस चीज से जो रेजिस्टेंस है R2 पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा बताइए। आप सोचिए क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए, सॉरी, देखिए क्या इंपैक्ट पड़ेगा कि हमें पता है इस फॉर्मूले से रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ पर। मतलब कि अगर लेंथ बड़ी है, यहां पर क्या बढ़ा है, देखिए ये सेम है, ठीक है, क्या बढ़ा है? लेंथ बड़ी है। तो अगर लेंथ डबल हो गई है तो जो इंपैक्ट इस पर पड़ा है वो इस पर भी पड़ेगा। दैट मीन्स अगर लेंथ डबल हो गई है तो क्या हो जाएगा? आपका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 20 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 ओम। फॉर एन इंस्टेंस हम मान लेते हैं, एक और केस दे दिया आपको कि लेंथ जो चेंज की है वो 2 मीटर कर दिया, और जो एरिया है वो चेंज करके कर दिया है 3 सेंटीमीटर क्यूब, या 4 मान लेते हैं, चलो ठीक है, 4 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया है, राइट। अब इससे रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई? देखिए, आपको केस वही है, एल्यूमिनियम का ही केस दे रखा है, ये भी आपको एल्यूमिनियम का ही केस दे रखा है।
तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस 10 है शुरुआत में, जब जो लेंथ है वो कितनी है 1 मीटर है। इस केस में क्या हुआ है, लेंथ आपकी 2 मीटर हो गई, क्या हो गया, डबल हो गई। ठीक है, रफ वर्क मान लेते हैं इसके लिए, हम सोच के चलना है सिर्फ कि लेंथ जब डबल हुई है 2x हो गई है लेंथ, तो रेजिस्टेंस भी 2x हो जाएगा। दैट मीन्स शुरुआत में जो रेजिस्टेंस था 10, अब वो डबल हो गया, राइट। कितना हो गया, डबल हो गया। फिर हमसे कहा है कि एरिया क्या है आपका, पहले 1 था अब 4 हो गया है, 4 गुना हो गया एरिया। एरिया क्या हो गया, 4 गुना हो गया। अच्छा, एरिया कहाँ रखते हैं हम, नीचे रखते हैं। एरिया कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो एरिया जितना भी गुना बड़ा है वो उतना ही गुना हम नीचे रख देंगे, राइट। ओवरऑल क्या आएगा, ओवरऑल आया कि 5 ओम हो गया, समझे। ओवरऑल क्या हुआ, 5 ओम हो गया। इस तरीके से आप सिंपली पुट ऑन कर देंगे। जितना भी गुना बढ़ा है या जितना भी गुना घटा है आप उसी को पुट ऑन कर देंगे। ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से इन्हें सॉल्व आउट करते हैं। इस बेस पर आपको कई सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं सीबीएसई और एचबीएसई के अंदर। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया। रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी जो है वो हमें बता देती है कि कंडक्टर किस टाइप का है या मटेरियल किस टाइप का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 की पावर 17 से लेकर 10 की पावर 12 तक अगर रेसिस्टिविटी है, ठीक है, तो जो मटेरियल होगा वो आपका किस तरह, देखिए जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर। जो रेसिस्टिविटी की एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर, राइट। ये ओम मीटर निकला कैसे, ओम मीटर निकला इस फॉर्मूले से, ठीक है, इस फॉर्मूले से निकला है। कैसे, देखिए रेजिस्टेंस उसकी ओम होती है, लेंथ उसकी एसआई यूनिट मीटर होती है, एरिया उसकी एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, राइट। इन चीज़ों को अगर हम पुट ऑन करें तो हमें रो का जो फॉर्मूला है वो RA/L मिलेगा। सारी चीज़ें इधर से उधर चली जाएंगी। और इनमें अगर मुझे सिर्फ एसआई यूनिट निकालनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन सब की एसआई यूनिट पुट ऑन कर दूंगा। तो R की रेजिस्टेंस की ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर, ठीक है। स्क्वायर से मीटर कट गया, क्या बचा आपका, ओम मीटर। तो इसकी कितनी होती है आपकी, ओम मीटर होती है। रेसिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट है वो कितनी होती है, ओम मीटर होती है। तो ये सब ओम मीटर में आएगा। तो अगर रो की पावर 10 की पावर 17 से 12 के बीच में है तो आपके ये इंसुलेटर्स होंगे। क्या होंगे, इंसुलेटर्स होंगे। क्योंकि देखो रेजिस्टेंस कितनी है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 10 की पावर प्लस में बहुत ज़्यादा चल रही है। दैट मीन्स ये इंसुलेटर होंगे क्योंकि ये करंट को फ्लो होने ही नहीं देंगे। पावर बहुत ज़्यादा है ना इनकी, तो ये करंट को फ्लो होने ही नहीं देंगे। ये है आपका रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। आई थिंक आपको इतनी सी बात क्लियर हुई, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं हम रेजिस्टेंस की, कनेक्शंस की। एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो कई सारे पार्ट्स में जुड़ा हो सकता है। मतलब बेसिकली दो तरीके से एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस जुड़ा हो सकता है। कौन कौन से तरीके से जुड़ा हो सकता है? तो पहला जो तरीका है दैट इज सीरीज, ठीक है, पहला तरीका है सीरीज और दूसरा होता है पैरेलल। सबसे पहले सीरीज की बात कर लेते हैं। देखिए आपको याद है कोई भी एक सर्किट है उसमें सिंबल था, किसका सिंबल था? ये सिंबल्स याद है आपको? ये एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। R1 मान लीजिए, R2 मान लीजिए, ठीक है। और इसमें हम जो सेल है वो मान लेते हैं 220 वोल्ट्स का है, ठीक है। देखिए जब एंड टू एंड कोई दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस एंड टू एंड जुड़े होते हैं, एक खत्म हुआ फिर दूसरा आ गया, दूसरा खत्म हुआ तीसरा आ गया, तो इन्हें बोलते हैं हम सीरीज कनेक्शन, ठीक है, इसे बोलते हैं हम सीरीज कनेक्शन। दूसरा क्या होता है? पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि ये एंड टू एंड ना जुड़े होकर
एक एंड दूसरे के पहले एंड के साथ और जो दूसरा एंड होता है वो पहले वाले के दूसरे एंड के साथ इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। इस तरीके से जो जुड़े होंगे, जो उन दोनों के दो तार होंगे वो आपस में जुड़े होंगे, एंड टू एंड नहीं जुड़े कि एक का खत्म तो दूसरे का पहला उसमें जोड़ दिया, ऐसे नहीं है, ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो इसे बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। अच्छा, अब देखिए होता क्या है कि जो आपका सीरीज कनेक्शन होता है उसमें रेजिस्टेंस अगर हमें टोटल R निकालनी होती है तो ये डायरेक्ट प्लस हो जाते हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट प्लस हो जाते हैं, मतलब सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस डायरेक्ट सम अप हो जाते हैं। और इससे जो एक चीज होती है कि सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, और अगर सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, करंट फ्लो होगा, वो बहुत कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है, तो करंट को ये कम फ्लो होगा, कम फ्लो करने देगा। वहीं एक पैरेलल कनेक्शन में जो आपका टोटल रेजिस्टेंस निकलता है वो इनवर्स फॉर्म में निकलता है, ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं। तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होता है वो घट जाता है पैरेलल में, ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होता है वो घट जाता है पैरेलल में। अब कनेक्शन तो दोनों है, आप दोनों तरीके से जोड़ सकते हैं, सीरीज तरीके में भी और पैरेलल तरीके से। पर जब हम सीरीज और पैरेलल के एडवांटेजेस देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पैरेलल के ज़्यादा बेटर एडवांटेजेस हैं। तो पैरेलल के सीरीज के ऊपर क्या क्या एडवांटेजेस हैं जरा समझ लेते हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है कि सीरीज के अंदर अगर हम किन्हीं भी 3-4 या कितने भी अप्लायंसेस को जोड़ें, ठीक है, तो जब भी हम स्विच ऑन करेंगे वो सारे के सारे ऑन हो जाएंगे, जब भी हम स्विच ऑफ करेंगे वो सारे के सारे ऑफ हो जाएंगे। सीरीज का मतलब तो ये है ना कि वो एक ही तार से जुड़े हुए हैं, सीरीज का मतलब है वो एक सिंगल तार से जुड़े हुए हैं। तो जब हम यहाँ पर स्विच ऑन ऑफ करेंगे, इसे मैंने ऑफ कर दिया, ये स्विच है, इसे मैंने ऑफ कर दिया, जब ऑफ कर दिया तो अब करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो ना ये चलेगा ना ये चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, तो सारे एक साथ ऑफ हो जाते हैं। बट ऐसा इसके अंदर नहीं होता, ठीक है, क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर मैं स्विच यहां लगाऊं, ठीक है, अगर मैं स्विच यहां लगाऊं तो फिर सिर्फ जब मैं ऑफ करूंगा तो यही वाला अप्लायंस ऑफ होगा, ये अप्लायंस ऑफ नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए आप घरों में देखते हो कि आपके जो घरों में कनेक्शन होते हैं वो पैरेलल कनेक्शन होते हैं, तभी तो आप सिर्फ फ्रिज ऑन करते हो, टीवी उसके साथ ऑन नहीं होता, टीवी अलग से ऑन होता है, उसका अलग स्विच ऑफ होता है ना। तो पहला एडवांटेज तो ये है कि आपको मैनुअली जिसे स्विच ऑन करना है आप उसे ऑन कर सकते हैं, बाकी ऑफ रहते हैं। दूसरा क्या बेनिफिट है, देखिए सीरीज में जब हमने कई सारी चीज़ें अगर जोड़ दें, जैसे आपके घरों में दिवाली के दिनों पर वो जो लाइट आती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी होती हैं सीरीज के अंदर, मोस्ट ऑफ द केस में सीरीज में होती हैं। आपने देखा होगा ना कि कुछ दिनों बाद जलना बंद कर देती हैं वो, ठीक है, उसमें क्या होता है, कोई एक आध बल्ब खराब हो जाता है। अब खराब तो एक बल्ब हुआ है, लेकिन पूरी लड़ी जो है वो चलना बंद हो जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो है सीरीज में। अब जब सीरीज में एक भी बल्ब खराब हो गया तो कनेक्शन तो रुक गया, है ना। तो अब आपको ये पता नहीं चलता कि कौन सा बल्ब खराब हुआ है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आपने घर के अंदर सीरीज कनेक्शन कर दिया है हर चीज का, तो जैसे कोई एक चीज खराब होगी घर में सारी चीजों का कनेक्शन रुक जाएगा, कुछ भी नहीं चलेगा। फिर आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी चीज खराब हुई है, क्योंकि कोई भी काम नहीं कर रही है, और जब तक ऑन नहीं होगी तब तक हमें कैसे पता चलेगी कौन सी चीज खराब हुई है और कौन सी चीज सही है। तो इस चीज में भी प्रॉब्लम आती है। वहीं अगर पैरेलल है तो सिर्फ जो चीज खराब हुई है वही काम करना बंद करेगी, बाकी अपना काम रेगुलरली अच्छे से करते रहेंगे। तीसरा जो पैरेलल का एडवांटेज है वो ये है कि देखो हर एक अप्लायंस को चलने के लिए अलग अलग करंट चाहिए होता है ना। हर एक अप्लायंस को चलने के लिए अलग अलग करंट, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग करंट चाहिए होता है। अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो करंट ना, सीरीज में जो भी होता है उनमें सबसे एक ही करंट फ्लो करता है, एक ही पावर का करंट फ्लो करता है। तो मान लो आपने एक मोबाइल चार्जर लगा दिया, फिर टीवी भी कनेक्ट कर दिया, फ्रिज भी कनेक्ट कर दिया, तो इन सबसे सेम ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, सेम ही एम्पेयर का करंट फ्लो होगा। और
फ्लो उसके हिसाब से होगा जो ज़्यादा होगा। जैसे अगर इस तार में कनेक्शन सबसे ज़्यादा हैवी कौन सा है, फ्रिज है, तो फ्रिज के हिसाब से करंट फ्लो होगा। अब आपके चार्जर को या आपके टीवी को तो कम चाहिए ना, तो वो क्या करेंगे, उतना जब उनसे फ्लो होगा तो ये खराब हो जाएंगी चीज़ें, है ना। पैरेलल में क्या है, पैरेलल में करंट जिसे जितना चाहिए उतना ही पहुंचता है, डिवाइड हो जाता है करंट, जितना करंट जिसे चाहिए उतना ही पहुंचेगा, ठीक है। तो आपके टीवी जब पैरेलल कनेक्शन होता है तो टीवी को अगर 100 एम्पेयर का करंट चाहिए तो वहाँ उतना पहुँचेगा, ठीक है, जितना भी चाहिए उतना वहाँ पहुँचेगा, ठीक है। आपके मोबाइल को 5 एम्पेयर का चाहिए, वहाँ उतना ही पहुँचेगा, तो जितना चाहिए उतना पहुँचेगा। तो ये एक बेनिफिट है, ठीक है। इसके बाद एक बेनिफिट और है कि जब हम सीरीज में अगर कनेक्ट कर दें तो उससे क्योंकि करंट डिवाइड हो जाता है तो उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। जैसे आप देखो कि आपने अगर 2 बल्ब सीरीज में कनेक्ट कर दिए, 2 बल्ब सीरीज में कनेक्ट कर दिए, तो इससे क्या होगा, वो करंट डिवाइड हो जाएगा हाफ हाफ, ठीक है। तो फिलहाल आप चाहे उधर 1 बल्ब लगाओ चाहे 2 बल्ब लगाओ, इलेक्ट्रिसिटी तो बराबर ही गई ना, ठीक है। आपने 2 बल्ब लगाए तो वहां पर मान लो अगर 10 एम्पेयर की लाइट कहते हैं करंट जा रहा है तो 5 एम्पेयर इसे मिलेगा, 5 एम्पेयर इसे मिलेगा, क्योंकि सीरीज में जो करंट है वो, सॉरी करंट बोल रहा हूँ, सीरीज में वोल्टेज, माय मिस्टेक, ठीक है, सीरीज में वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाती है। तो इससे क्या होगा, जो अगर 220 वोल्ट का आपका वोल्टेज जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, 110 इसे मिलेगा, 110 इस वाले बल्ब को मिलेगा। इससे क्या होगा, इनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, हल्का सा बल्ब ये जलेगा, हल्का सा बल्ब ये जलेगा, ठीक है। ओवरऑल ये प्रोड्यूस 1 बल्ब के बराबर ही करेंगे, तो इससे ना बेनिफिट नहीं मिलता। जबकि अगर हम इन्हीं को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो वोल्टेज क्योंकि डिवाइड नहीं होती है, वोल्टेज डिवाइड नहीं होती है, तो 220 वोल्ट उसे भी मिलेगा, 220 वोल्ट इसे भी मिलेगा। ये कुछ एडवांटेजेस हैं पैरेलल कनेक्शन के, राइट। चलिए, तो सीरीज और पैरेलल समझ में आ गया। अब इनके बेस पर हम इन्हें सॉल्व करना सीख लेते हैं, ठीक है। कनेक्शंस के बेस पर हम इन्हें सॉल्व करना सीख लेते हैं। एक टिपिकल सा एक डायग्राम बनाता हूं मैं इलेक्ट्रिक सर्किट का, जिसमें हम कुछ चीज़ों को सॉल्व आउट करेंगे। ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहां ये मान लो फॉर सिंप्लिसिटी हम इसे 200 वोल्ट का रख लेते हैं। ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, ठीक है, ये 4 ओम का है, राइट, या 8 ओम का मान लेते हैं, चलो ठीक है, और ये 4 का मान लेते हैं। अभी आपको समझ में आया क्या क्या है। अब आपसे पूछा है क्या क्या पूछ सकता है। सबसे पहले तो पूछ सकता है कि इस पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट कितना है, ठीक है, क्योंकि हमें वोल्टेज दे रखा है। इस केस में हमें क्या क्या दे रखा है, हमें V दे रखा है 200 वोल्ट्स, ठीक है, हमें रेजिस्टेंस दे रखा है, अलग अलग दे रखे हैं, ये मान लो R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। तो R1 हमें दे दिया 2 ओम, R2 दे दिया हमें 4 ओम और R3 हमें दे दिया 8 ओम। ये हमें गिवन कंडीशंस दे रखी है। हमसे पूछ सकता है कि करंट कितना होगा टोटल करंट सर्किट का कितना होगा, या हमसे पूछ सकता है स्पेसिफिक इन रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाला करंट कितना होगा, ठीक है। चलिए निकालें। तो आप देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इन्हें कलेक्ट अप करते हैं और इनका टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसे सिंपल सा समझ लीजिए, कोई भी चीज जो एक तार में है वो सारी की सारी, समझ लेना है ना, जो एक तार में है वो सारी की सारी होंगी सीरीज में। जैसे अगर हम देखें, मैं यहां से अगर तोड़ दूं और यहां से तोड़ दूं, तो ये और ये पूरा एक तार है, यहां से लेकर यहां तक एक सिंगल वायर है। अगर ये एक सिंगल वायर, तो इसके अंदर जुड़ी हुई सारी चीजें कैसी हो गई, सीरीज हो गई। जहां पर भी 2 या 2 से ज्यादा तार होंगी, ठीक है, 2, 3, 4 तार जहां मिल रही होंगी, तो वो तारें एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगी। समझ में आया।
दो तार, तीन तार, जितने भी वायर्स एक दूसरे से मिल रहे होंगे वो वायर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल में होंगे। समझ में आया? वायर का ध्यान रहेगा तो आप सारी चीजें सॉल्व आउट कर लोगे। तो यहां से अगर मैं देखता हूं तो यहां से दो तार जा रहे हैं, एक ये तार जा रहा है और एक ये तार जा रहा है ना? एक ये तार जा रहा है और एक ये तार जा रहा है। समझाने के लिए मैं इसे मान लेता हूं कि ये वायर 1 है। क्या है? वायर 1। और ये नीचे वाला मेरा वायर 2 है। ठीक है, समझने के लिए मान लेते हैं। अब देखिए वायर 1 में सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, वायर 1 में सिर्फ एक रेजिस्टेंस है 8 ओम, और वायर 2 में दो रेजिस्टेंस है, और एक वायर के अंदर जो भी रेजिस्टेंस होती है वो सीरीज में होती है। तो वायर 2 में जो दो रेजिस्टेंस है ये एक ही सिंगल वायर में है ना, तो इसे हम सम अप कर सकते हैं, राइट? तो हम जब इसे सम अप करेंगे, मैं इसे थोड़ा डायग्रामेटिकली बना के चलूंगा ताकि आपको चीजें समझ में आती रहें। ठीक, तो मैं अगर इन दोनों को सम अप कर दूं, ये एक ऊपर वाला वायर हो गया जो कि 8 ओम का है ही, लेकिन क्योंकि ये वायर कैसा है, एक सिंगल वायर, और सिंगल वायर में यहां से लेकर यहां तक ये एक सिंगल वायर, तो इन दोनों को मैं डायरेक्टली प्लस कर सकता हूं, और डायरेक्टली प्लस करके इसका कितना हो गया? ठीक है, डायरेक्टली प्लस करके ये हो गया 6 ओम, क्योंकि ये सीरीज में है, और सीरीज में हम क्या करते हैं? सिंपली प्लस कर देते हैं। सीरीज में हम सिंपली प्लस कर देते हैं, तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया? सिंपली प्लस करके लिख दिया। ये मैं डायग्रामेटिकली समझा रहा हूं, अभी इसे किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे वो भी देख लेंगे। ठीक है, अब ये वायर में और ये वायर में जब जोड़ दिया तो हम दोनों को एक ही मान लेंगे, है ना? जब हम जोड़ देते हैं तो उन्हें एक मान लेते हैं। अब ये वायर हो गया और ये वायर हो गया, इन दोनों को क्या है? पैरेलल है, और पैरेलल में जब हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? 1/r कर लेते हैं, 1/r कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1/8 और ये हो गया 1/6। अब 8 और 6 का एलसीएम कितना आया? 24। ठीक है, कितना आया? 24। तो 8 तिया 24 होता है, तो ऊपर 3 से भी कर दिया। 6 चौक 24 होता है, ठीक है, तो 4 कर दिया। कितना हो गया? 7/24। तो ये आ गया आपका 1/r। लेकिन आपको तो रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या करेंगे? इसका इन्वर्स कर देंगे। ठीक है, 24/7 ओम, ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आ गया आपका टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, अच्छा, ये तो अलग अलग करके आ गया। मुझे इसे डायरेक्ट निकालना हो, मुझे अगर डायरेक्ट निकालना हो तो मैं क्या करूंगा कि मैं 1/r वाला ही लिखूंगा, 1/r वाला ही लिखूंगा। ठीक है, मुझे ये डायग्राम बना के नहीं करना, मुझे डायरेक्ट इसी डायग्राम से करना है, तो मैं क्या करूंगा? 1/r लिखूंगा। अब देखो ये जो है ना, ये एक सिंपल एक वायर है। ठीक है, ये एक वायर के लिए होता है। ठीक है, जितने वायर होंगे उतने ही प्लस में लिखे जाएंगे। तो यहां पर कितने वायर हैं? पैरेलल में 2 वायर हैं, तो 2 वायर के लिए लिखेंगे। पहला वायर 1, और 1 वायर की कितनी है? समझ लो आप, R3 है ना, वो इस तरीके से लिख लेंगे। अच्छा, दूसरे वायर में कौन कौन सी रेजिस्टेंस है? R1 और R2 है। ठीक है, इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे। समझ में आया ना? ये वायर 1 के लिए हो गया, ये वायर 2 के लिए हो गया। जो एक वायर में होंगी उन्हें नीचे एक साथ प्लस में लिखेंगे। ठीक है, और अगर 2 वायर किए तो उन्हें अलग से 1/ करके लिखा जाएगा। अब आप इसे डायरेक्ट सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो R3 8 है, और R1 2 है, और R2 4 है, तो ये हो गया 1/8 प्लस 1/6, 24 एलसीएम। ठीक है, 3 और 4, ये हो गया 7/24। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए R चाहिए। ठीक है, आपको चाहिए R, तो R क्या हो गया? इन्वर्स कर दोगे, 24/7 ओम। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। आई होप इतना क्लियर हुआ आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या किया? पूरा रेजिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, आपने इस तरीके से
पूरा रेजिस्टेंस निकाल लेगा। इतना समझ में आ गया। फिर हम फर्दर मूव करते हैं। हमसे पूछा टोटल करंट इस सर्किट का कितना होगा। तो हमारे पास है ओम्स लॉ। क्या है? ओम्स लॉ। क्या कहता है ओम्स लॉ? V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, ये ओम्स लॉ है। यहां हम सारी वैल्यूज पुट ऑन करेंगे। तो यहां हो गया V 200, I हमें पता नहीं है, वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, और R हमें पता है कितना है 24/7। कितना है? 24/7। अब ये इधर जाएगा, हमें करंट निकालना है, तो ये दूसरी चीज इधर चली जाएगी, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। तो 200 × 7/24। ठीक है, बाय 24 इक्वल्स टू आई आ जाएगा। अब चीज़ों को आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले तो 2 से किया तो ये 100 हो गया, ये 12 हो गया। फिर 2 से कर लिया, ये 50 हो गया, ये 6 हो गया। फिर 2 से कर लिया, ये 25 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक, अब नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं कट रहा, तो अब सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 ज़ा हो गया, ये हो गया 175/3। ये हो गया आपका करंट। ठीक है, तो आई आपका आ गया 175/3 एम्पेयर। इसे आप चाहो तो पॉइंट में निकाल सकते हो। पॉइंट में निकालेंगे तो 5 ज़ा 15 होता है। ठीक है, 25, 8 ज़ा 24, बच गया 1 और 3 आता रहेगा। ये एम्पेयर हो गया। समझ में आ गया। अब ये हो गया पूरे सर्किट का करंट। ये क्या हुआ? पूरे सर्किट का करंट। ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है ना? चलिए, ये तो हो गया पूरे सर्किट का करंट। अब आपसे पूछा कि हमें निकालना है करंट फॉर दिस वन R1। आपको निकालना है करंट फॉर R1। तो कैसे निकालोगे R1 के लिए करंट? तो भाई R1 के लिए जो करंट होगा वो कितना होगा? देखिए, करंट क्या होता है? करंट डिवाइड हो जाता है। ठीक है, करंट हो जाता है डिवाइड। और आप सिंपली यहां पर फॉर्मूला लगा भी सकते हो। क्या लगा सकते हो? कि नहीं, आपसे क्या पूछ सकता है, इससे कितना वोल्टेज पास ऑन हो रहा है, R1 से कितना वोल्टेज पास ऑन हो रहा है। अगर आपसे ये पूछा है कि R1 से कितना वोल्टेज पास ऑन हो रहा है, तो आपके पास I आ गया टोटल। ठीक है, और यहां पर रेजिस्टेंस दे रखा है, यहां V निकाल लोगे। ठीक है, अगर दूसरी चीज पूछ ली जाए, वोल्टेज फ्रॉम R1 आपसे पूछ ली जाए। ठीक है, तो अब क्या करोगे, यहां पर आप फिर से ओम्स लॉ लगा दोगे, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, वोल्टेज आपको निकालना है R1 का, तो I जो है करंट, वो पूरा का पूरा रख दोगे आप 175/3, क्योंकि पॉइंट में लूंगा तो वो सारी चीजें डिवाइड होंगी दोबारा से, तो फायदा नहीं है। और रेजिस्टेंस आपको दे रखा है इसका 2। ठीक है, कितना हो गया ये? सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 150, 300, 350 डिवाइडेड बाय 3। ये हो गया R1 से पास होने वाला वोल्टेज। ठीक है, वोल्ट। 3 1 ज़ा 3, फिर 3 1 ज़ा 3 और 3 6.66 आता रहेगा। ठीक है, ये वोल्ट हो गया R1 से पास होने वाला। समझ में आ गया? इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आई होप इसके बेसिस पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना आ गया हो। बाकी काम आपका कैलकुलेशन का होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस का होता है। आप प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस की वजह से कुछ चीज़ें, कुछ फेनोमेना होते हैं। जैसे देखिए, आपने देखा होगा कि अगर आप फ़ोन को या चार्जर को कुछ टाइम के लिए लगा दें या कोई भी अप्लायंस कुछ देर के लिए चलाएं, तो वो थोड़ी देर में गर्म हो जाता है ना? टीवी थोड़ी देर में गर्म हो जाती है, फ़ोन थोड़ी देर में गर्म हो जाता है। तो ये जो गर्म है, ये जो हीट है, ये कहाँ से आती है?
ये आती है ड्यू टू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वजह से जो कोई भी अप्लायंस हीट हो जाता है, इसे बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि ये जो लॉ है, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये स्टेट करता है, ये बोलता है कि अगर आपके पास 1 मीटर लेंथ का कोई भी मटेरियल है, ठीक है, और वो पूरी तरीके से रेसिस्टिव है, ठीक है, वो पूरी तरीके से फुल ऑफ रेजिस्टेंस है कि उससे बिल्कुल भी करंट फ्लो हो ही ना, इतना वो रेजिस्टेंस वाला है, तो उससे जो इलेक्ट्रिक करंट आप फ्लो कराने की कोशिश करोगे, क्योंकि वो हाई रेजिस्टिव है, तो उससे करंट तो फ्लो हो ही नहीं पाएगा। तो वो जो करंट है वो किस फॉर्म में निकलेगा? वो निकलेगा हीट फॉर्म में, वो निकलेगा हीट फॉर्म में। जितना भी इलेक्ट्रिक करंट दोगे वो सारा का सारा चेंज हो जाएगा हीट में। ठीक है, आप जितनी भी एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे, वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी हीट में। ठीक है, इसे बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलिए, तो यहां से हमारे पास क्या आता है कि देखिए हीट जो है वो क्या है? हीट एक तरह की एनर्जी है। तो जितनी भी आप एनर्जी दोगे वो सारी की सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में निकल आएगी। ठीक है, अगर फुल्ली रेसिस्टिव है, अगर आपका जो भी मटेरियल है वो फुल्ली रेसिस्टिव है, तो जितनी भी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे वो हीट की फॉर्म में निकलेगी, और यही आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। अब यहां पर देखिए, एनर्जी जो कंज्यूम्ड होती है, ठीक है, कोई भी एनर्जी कंज्यूम्ड होती है, वो होती है पावर इनटू टाइम। क्या होती है? पावर इनटू टाइम। जितनी भी पावर होगी उसे आप टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी टाइम के लिए यूज करेंगे। पावर क्या होती है ये आगे अभी बताएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका हीट का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा, पावर होती है आपकी वी आई। क्या होती है? वी आई। तो यहां से फॉर्मूला बन गया हीट का, वी आई टी। समझ में आया? यहां से ये फॉर्मूला बन गया आपका वी आई टी। चलिए, फिर जो दूसरा एक चीज आती है वो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ये कहता है कि जो करंट है, जो हीट है, जो हीट प्रोड्यूस होगी एक हाई रेजिस्टिव मटेरियल के अंदर, वो हीट आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, वो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट के, वो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। ठीक है, इन सभी को मिला के फॉर्मूला निकला आपका जूल्स लॉ ऑफ हीट का। ठीक है, क्या बन गया? H इक्वल्स टू आर आई स्क्वायर टी। H इक्वल्स टू आर आई स्क्वायर टी। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप भूल ना जाएं, इसलिए एक छोटा सा मिमिक बनाया है हमने कि हीट इज राइट, हीट इज राइट। और राइट को याद कैसे रखना है? ठीक है, इस तरीके से, आई स्क्वायर है ना, इसीलिए राइट। ठीक है, और इसके लिए फॉर्मूला कर सकते हो हीट इज वीट, हीट इज विट। ठीक है, सिंपल सा, हीट इज वीट, हीट इज राइट। समझ में आया? इस तरीके से आप याद कर सकते हो, याद करने के लिए। तो आपके पास जूल्स लॉ ऑफ हीट का फॉर्मूला हो गया H इक्वल्स टू आर आई स्क्वायर टी। समझ में आया? इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप बहुत सारी चीज़ों का हीट रेजिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगली चीज के लिए, और जो है कि आपका पावर। अगला टॉपिक है आपका पावर। तो पावर होता क्या है? देखिए, पावर है रेट ऑफ वर्क डन। ठीक है,
आपने 9th में ही पढ़ा होगा, पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन ये कहलाता है पावर। क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो हम ये कह देते हैं रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन या रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं जितनी भी एनर्जी कंज्यूम की जा रही है उसका रेट। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है पावर इक्वल्स टू रेट। रेट का मतलब होता है अपॉन टाइम, पहले भी बताया था पिछली वाली वीडियो में। रेट का मतलब है अपॉन टाइम ऑफ एनर्जी कंज्यूम, जो भी एनर्जी कंज्यूम होगी। ठीक है, ऑफ एनर्जी कंज्यूम। ठीक है, यहां से आपका फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। ई क्या होता है? वी आई टी। ई एच के बराबर होता है और वो हो जाएगा वी आई टी के बराबर। और यहां से टी, ये टी और टी कैंसल आउट हुआ, क्या बच गया आपका? P इक्वल्स टू वी आई। ठीक है, पावर का ये एक फॉर्मूला हो गया। आई होप आपको याद हो गया। P इक्वल्स टू वी आई, वी आई से मारिए ना, वो पावर के बराबर हो गया। ठीक है, P इक्वल्स टू वी आई। इसके अलावा पावर के और फॉर्मूले हो सकते हैं। हम क्या करें, इन्हीं वी आई के अंदर ओम्स लॉ और इंट्रोड्यूस कर दें। अब V इक्वल्स टू क्या होता है? V इक्वल्स टू आई आर होता है। तो अगर मैं V की जगह पर आई आर लिखूं, V इक्वल्स टू आई आर होता है। अगर इस चीज को मैं यहां इम्प्लांट कर दूं तो आई आर V की जगह पर आ गया और I तो क्या बन गया? आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो पावर का एक नया फॉर्मूला आ गया आपके पास। ठीक है, आई स्क्वायर आर, यहां अलग से लिख देते हैं आई स्क्वायर आर। ठीक, इसके बाद इसी में मैं V को छोड़ दूं, I की वैल्यू पुट ऑन कर दूं। ठीक है, तो I क्या हो गया? V अपॉन आर। I क्या हो गया? V अपॉन आर। ठीक है, मैं यहां अगर V अपॉन आर पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन आर, V स्क्वायर अपॉन आर। ये 3 फॉर्मूले हो गए आपके पावर के लिए। हालांकि मेन फॉर्मूला हम इसी को यूज अगर याद रख लें तो उसी से इन चीज़ों को निकाल लेंगे ओम्स लॉ को इम्प्लाई करके। आई होप आपको इतनी सी बात हो गई क्लियर। ठीक है, लास्ट जो है हमारा एनर्जी कंज्यूम्ड या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड है। ठीक, अब उसे कैसे निकालें? इरेज करते हैं इसे, राइट। लास्ट जो चीज है वो है एनर्जी कंज्यूम्ड। एनर्जी कंज्यूम्ड। तो अभी हमने बात करी एनर्जी कंज्यूम क्या है? पावर इनटू टाइम। अब ये जो एनर्जी कंज्यूम्ड है इसे हम, देखो पावर क्या है? पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वॉट। क्या होती है? वॉट। पावर की एसआई यूनिट वॉट, टाइम की एसआई यूनिट सेकेंड, राइट। तो हम इसकी एसआई यूनिट बनाएंगे एनर्जी की, तो वो क्या बन जाएगी? वॉट सेकेंड। क्या बन जाएगी? वॉट सेकेंड। और एनर्जी कंज्यूम बराबर होती है जूल के। तो हम कह सकते हैं 1 वॉट सेकेंड इक्वल्स टू 1 जूल। ठीक है, अच्छा अब एक एनर्जी कंज्यूम आपने अपने बिल में देखा होगा। आपका जो इलेक्ट्रिकल बिजली का जो बिल आता है उसमें आपने देखा होगा कि हम रेगुलरली ये बात करते हैं कि आपका बिल कितना आया है, कि हमारा बिल तो आया है, आपकी कितनी बिजली खाई है आपके मीटर में आई है, तो आप क्या बोलते हैं कि 200 यूनिट आई है या 100 यूनिट आई है। वो जो यूनिट होती है उसे समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए यूनिट क्या है? वो एनर्जी कंज्यूम्ड ही है, लेकिन यूनिट के लिए, ठीक है, 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर होता है। दैट मीन्स आपने क्या किया, ये एनर्जी का ही फॉर्मूला है। ठीक है, पावर इनटू टाइम। बस क्या कर रहे हो आप कि ये जो पावर है इसे किलोवाट में ले रहे हो, ठीक है, और जो टाइम है उसे आवर में ले रहे हो। इतनी सी चीज कर रहे हो। यहां क्या कर रहे थे आप? वॉट और सेकंड में ले रहे थे, यहां आप किलो और आवर में ले रहे हो। ठीक है, तो फिर
वो बन जाती है आपकी किलोवाट आवर। अब अगर हमसे किलोवाट आवर और जूल का रिलेशन पूछ लिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए 1 किलोवाट आवर जो है, तो हमें पता है अगर इसमें जूल्स निकालने हमें कितने जूल होंगे, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं? 1000 वॉट होते हैं, राइट। फिर 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? तो आपको पता है 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, राइट। 3600 हो गए। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं? हम कह सकते हैं 1 किलोवाट आवर के अंदर 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड, ठीक है। दैट मीन्स 3600 और ये 30 वॉट सेकेंड होता है। और वॉट सेकेंड ही तो होता है जूल, वॉट सेकेंड ही तो जूल होता है। ये अभी आपने यहां पर देखा, वॉट सेकेंड इक्वल्स टू जूल, ठीक है। तो अब इसे हम लिख लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, तो हम पहले के बाद पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। तो ये बन गया 3.6। अब सारे डिजिट्स को काउंट कर लेंगे पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 5 6, कितनी है? 6, तो 10 की पावर 6, ये बन गया आपका जूल। तो हम कह सकते हैं 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स, राइट। इस तरीके से आप चीज़ों को कैलकुलेट करते हो, ठीक है। देख लीजिए, अब आपका चैप्टर हो चुका है फिनिश। इसकी थ्योरी पार्ट जितना भी है वो हो चुका है फिनिश। थोड़े बहुत जो न्यूमेरिकल हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए कुछ नहीं होता, आप सीधे सिंपली फॉर्मूलाज को पुट ऑन करते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। व्हाट्सएप पर एक चैनल बना हुआ है प्लस साइंस का, आप उसे ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम का चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपके पास जो भी वीडियो आएगी उसका डायरेक्ट लिंक आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आप बाद में भी चीज़ों को याद रख सकें, आपको ईजिली अवेलेबल हो जाए, राइट। चलिए अब मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त। और प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर नहीं किया तो, और अगर एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं।